Jai Hind students, welcome to Semester Data. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि सुपरविजन क्या होता है। ठीक है, सुपरविजन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रोमांस ऑफ रीडिंग एंड अबाउट सर सीवी रमन। ठीक है, हम इनके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रोमांस ऑफ रीडिंग। देखिए, रीडिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, रीडिंग से प्यार करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। किस क्या चीजें, जिससे कि हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो या फिर हम बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए। ठीक है, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे अच्छे से समझें, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वोकैबुलरी सीखे, नई नई चीजें सीखे पढ़ के। ठीक है, नई नई चीजों के बारे में जाने कि भाई हिस्ट्री जाने, अपनी ज्योग्राफी के बारे में जाने, कुछ भी जाने। ठीक है, तो रीडिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम इसको समझेंगे दो पार्ट में। ठीक है, देखिए ये एकदम बेसिक है, सबको पता होगा कि भाई रीडिंग क्या होती है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे दिमाग में, सब की सब फ्रीज हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। बस दो तीन लाइन जो होती हैं वो निकल के आती हैं, बाकी हम कंटेंट भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि भाई लिखे कैसे, कंटेंट इसका बनाए कैसे। ठीक है, सपोज ये 5 नंबर में आ जाए तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो लिखना बहुत ज्यादा बहुत, तो समझ में भी नहीं आता कि भाई क्या लिखे, किस तरीके से कंटेंट बनाए। तो इसलिए ये पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड स्टिल मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट, व्हाट आर लाइब्रेरीज, देयर फंक्शंस, इन विच फॉर्म कंटेंट आर प्रेजेंट विद इन द लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी के बारे में हो जाएगा एक ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पार्ट किसके बारे में हो जाएगा, लाइब्रेरी के बारे में। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रीडिंग के बारे में और ये हो जाएगा हमारा लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। देखिए, लाइब्रेरी क्या होती है, एक वो प्लेस होता है, इट इज अ प्लेस वेयर comprises of many books and other data at a particular place। एक ही जगह पर जहां हमें बुक मिल जाए, बहुत सारी बुक रखी हुई हो, या फिर बहुत सारा डाटा है जो हमें मिल जाए एक साथ रखा हुआ, तो वो क्या है वहां, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। भाई हम लाइब्रेरी क्यों जाते हैं, भाई वहां पे अच्छी अच्छी बुक पढ़ेंगे या हमें सब चीजें एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, आपके स्कूल कॉलेज में भी लाइब्रेरी होंगी, वहां पे भी सारी बुक रखी हुई होती है, डाटा रखा हुआ होता है अलग अलग। ठीक है, तो वो क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन इसलिए मैं करा रही हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देके इसको फिनिश करा देती, बट स्टिल मैं इसको पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। अब लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरी होती है लाइब्रेरी बनानी। बुक्स को तो हम क्लास के अंदर भी ऐसे रख देंगे कि भाई ये इस क्लास की बुक है, ये इस क्लास की बुक है, ये इस क्लास की बुक है, सब क्लासेस में अलग अलग रखवा देंगे। एक साथ सब चीजें क्यों रखी जाती हैं, क्यों, क्योंकि एक तो वो अलग ही प्लेस हो जाता है। क्लास में तो बच्चे हैं, उनके साथ कुछ ये पढ़ेंगे, सारा चीजें वो बेकार बेकार कर देंगे। ठीक है, तो एक तो वो सबसे अलग प्लेस हो जाता है। दूसरा क्या, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, एक जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। डन, टू मेक द मटेरियल अवेलेबल इजिली, जिससे कि आपका मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए। अवेलेबल हो जाए इससे क्या मतलब है आपका, कि जो आपका मटेरियल है, सपोज आपको किसी क्लास की बुक देखनी है या फिर कुछ भी मैगजीन्स पढ़नी है, नॉवल पढ़ने हैं, कुछ भी पढ़ना है, तो आप कहाँ जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो कि भाई हाँ यहाँ तो हमें मिल ही जाएगी बुक, यहाँ पे ही मिलेगी बुक। शॉर्टी रहती है आपको कि भाई हाँ हमें यहाँ बुक मिलेगी मिलेगी, ये तो शॉर्टी रहती है लाइब्रेरी जाके। तो क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, इजिली हमारा जो मटेरियल है, जो भी हमें चाहिए होता है, वो इजिली वहां पे हमें मिल जाता है। थर्ड क्या फंक्शन होता है लाइब्रेरी का, कि जो रिसर्चेज होती हैं उसमें हेल्प करती है। देखिए रिसर्चेज कैसे, रिसर्च किस पे करते हैं, कोई भी बुक लेके पहले उसे पढ़ते हैं, या बहुत सारी एक डिफरेंट टाइप की बुक होगी, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है ये। ठीक है,
इसकी भी एक ही बुक है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक होंगी, 4-5 बुक रहूंगी। अब मैं जो कंटेंट बनाती हूँ, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो सब बुक से निकाल के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में निकालती हूँ, इजी इजी लैंग्वेज में उसको बना के आपको देती हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देन तो यही होता है आपका कि रिसर्चेस में भी हेल्प करते हैं। अब जो रिसर्च पेपर बनाते हैं, जो पीएचडी वाले हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चेस पेपर्स बनाते हैं, वो भी लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे बुक्स को देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक आप मिल जाएगी वहां पे पढ़ने के लिए। सेम बुक डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइब्रेरी का ये भी एक काफी अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका फॉर एनालाइजिंग द डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए अभी मैंने बताया आपको कि भाई एक ही जो एक बुक है आपकी, वो अलग अलग ऑथर्स की होती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा रहता है, उनको मैच करना कि भाई यहाँ पे थोड़ा इजी है, यहाँ पे हार्ड है, तो इजी वाले को ग्रैब करना। देन तो ये सब के इसके काम होते हैं, किसके फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी के। क्या क्या? इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखता है। इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करेगा कि भाई इंफॉर्मेशन को संभाल के रखना। मटेरियल इजिली, हमारे जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता है। हम किसी भी बुक की जरूरत है या कुछ भी कंटेंट की जरूरत होती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई चलो लाइब्रेरी से ले आते हैं, अवेलेबल है वहां पे। देन फिर आगे आपका हेल्प्स इन वेरियस रिसर्चेस, रिसर्चेस करने में भी हेल्प करती है। फिर आपका एनालाइजिंग द डाटा, अगर आप किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, देन तो उसको करने में भी आपका हेल्प करता है क्या? लाइब्रेरी। द कंटेंट प्रेजेंट विद इन द लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ, देखिए लाइब्रेरी में क्या बुक ही होती हैं? जो बिल्कुल छोटी छोटी लाइब्रेरी होती हैं, बिल्कुल बेसिक जो लाइब्रेरी होती है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी लाइब्रेरीज की बात कर रही हूँ। छोटी में तो ये बुक्स ही रखी होती है, मैगजीन्स रखे होते हैं, नॉवेल्स रखे होते हैं, ये सब रखे होते हैं। बट अगर हम बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या बुक्स ही अवेलेबल होती हैं? नहीं, वहां पे क्या क्या होते हैं? तो बुक तो होंगी ही होंगी, उसके साथ साथ फिल्म्स, स्लाइड, विंगा फोन्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है, टेप्स होती हैं, टेप, समझ रहे हो ना? एज वेल एज द मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि पुराने कुछ भी आर्ट हुई है तो उनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए होंगे, बहुत पुरानी पुरानी चीजें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, हमारे अ, जो भी वेद ये टाइप के कुछ होते हैं या फिर वेदार्थ होते हैं, ये सब किस में रखे हुए होते हैं? लाइब्रेरीज में भी रखे हुए होते हैं। देन तो बुक ही नहीं होती है, साथ में बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, जैसे कि फिल्म, स्लाइड्स, लिंगाफोन्स, रिकॉर्ड्स, टेप्स, एज वेल एज द मैन्युस्क्रिप्ट्स। देन अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। लाइब्रेरीज को समझ में आ गया भाई, लाइब्रेरी क्या होती है? इट इज अ प्लेस वेयर, जहाँ पे क्या हमारी बुक्स एक साथ रखी हुई हों। ठीक है, या फिर ऐसे प्लेस जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी बुक एक साथ रखी हुई हो, एक प्लेस पे रखी हुई हो, और बहुत सारा डाटा रखा हुआ हो। डाटा किस भी फॉर्म में, जैसे कि फिल्म्स में हो गया, स्लाइड में हो गया, लिंगाफोन्स में हो गया, इन सब के फॉर्म में बुक्स रखी हुई हो या अदर डाटा रखा हुआ हो एक प्लेस पर, दैट इज लाइब्रेरी। फंक्शन क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखना, इजिली अवेलेबल हो जाता है हमें, रिसर्चेज में हेल्प करता है, और डाटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। इसमें क्या है कि भाई बुक की फॉर्म, बुक तो वहां पे है ही, लेकिन साथ में क्या है? फिल्म्स भी हैं, स्लाइड्स भी हैं, लिंगाफोन्स भी हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं, टेप भी हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। डन। नेक्स्ट अब हम आपकी बात करेंगे कि पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट 1 में लाइब्रेरी करेंगे और इसमें करेंगे हम रीडिंग। ठीक है, बात करते हैं रीडिंग क्या होती है। देखिए, रीडिंग इज अ फंडामेंटल स्किल दैट अनेबल इंडिविजुअल टू कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट ऑफ रिटन मटेरियल। जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको समझना, दैट इज रीडिंग। ठीक है, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम ओरली ऐसे पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, दैट इज रीडिंग। देन रीडिंग एज अ ग्रुप हेल्प अस इन reading the whole passage quickly and more effectively. When we read word to word, our reading become very slow. देखिए इसका क्या मतलब होता है? रीडिंग का क्या है कि भाई जब हम ओरली पढ़ते हैं, जो भी लिखा हुआ है कंटेंट उसको समझते हैं, दैट इज रीडिंग। अब क्या होता है कि अगर आप एक एक वर्ड पढ़ें, जैसे कि मैं पढ़ूं माई नेम इज उज्जवल,
चौधरी। तो इसको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आया आपको, या माय नेम इज उज्जवल चौधरी अच्छे से समझ में आया? हमने एक फ्लो में पढ़ा, सारे सेंटेंस को एकदम मिला के पढ़ा कि भाई माय नेम इज उज्जवल चौधरी, एक साथ पढ़ा। अब मैं बोलूं माई, फिर मैं स्टॉप हो जाऊं, नेम इज उज्जवल चौधरी, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा आपको। मैंने बोला माय नेम इज उज्जवल चौधरी, आपको अच्छे समझ में आ गया। तो यही होता है कि भाई स्लो स्लो पढ़ने से क्या होती है कि आपकी रीडिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको सेंटेंस में बना के पढ़ें। अब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको तो कंक्लूजन निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाने के। ठीक है, हम किसी भी, जैसे कि आपका मैंने बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका, एग्जाम में आ सकता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा पैरा दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनके ऑप्शंस दिए होंगे, उनको आपको टिक मार्क करने हैं उस पैराग्राफ को पढ़ के। देन ये बताया था आपको मैंने। अब ये किसका है कि भाई हम उसे रीडिंग करेंगे तभी तो समझेंगे, रीडिंग करके हम उसे समझेंगे। अब अगर हम उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़ें कि भाई कम्युनिकेशन इज, फिर द, बहुत बहुत टाइम लगा के पढ़े तो क्या समझ में आ जाएगा? नहीं आने का। कम्युनिकेशन इज ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि पैसेज को या फिर एक सेंटेंस को एक साथ पढ़ें जिससे कि आप बहुत इफेक्टिवली पढ़ सके इन रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड टू वर्ड। देन फिर आपका रीडिंग अलाउड इज नॉट रिकमेंडेड। देखिए कोई बच्चा ऐसा होगा, आगे क्लास में भी होंगे या फिर बहुत आपके नेबर्स भी होंगे ऐसे को बच्चे के बहुत तेज तेज पढ़ते हैं, बहुत लाउडली। मुझे नहीं पता कि वो ऐसे दिखा के पढ़ते हैं कैसे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हुए हैं कि बहुत तेज पढ़ने वाले होते हैं, मतलब कि बहुत तेज आवाज में। ये नहीं कि भाई जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं ऐसे मन मन में पढ़ूंगी, नहीं। कोई कोई होता है बहुत तेज बोल बोल के पढ़ता है। होगा आपके नेबर में भी कोई एक ऐसा इंसान, या फिर आपकी क्लासमेट होगा कोई ऐसा, फ्रेंड ही हो सकता है। देन होते हैं। अब क्या है ये रिकमेंड नहीं करा जाता, ये बताया नहीं जाता कि आप तेज तेज बोल के पढ़ें, क्या होगा इससे आपको थकान जल्दी होगी। हम तेज तेज पढ़ रहे हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, जिससे ज्यादा थकान होगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हमारा गला सूख जाएगा। अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी भी एनर्जी लग रही है, मैं भी थक रही हूँ। अगर मैं यहीं पे मन मन में पढ़ रही होती तो मैं एक जो हमारा टॉपिक है मैं उसको एक एक्स्ट्रा कवर कर लेती। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी लग नहीं रही, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, अपना गला दुखा रही हूँ। ठीक है, साथ ही क्या मैं थक भी रही हूँ कि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज इतने तेज टोन में पढ़ा रही हूँ। तो क्या है ये तो मैं आपको चलो पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर कोई रीडिंग करता है, चुपचाप बैठ के रीडिंग करेगा, उसको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वो तेज बोलेगा या फिर बहुत तेज आवाज में रीड करेगा तो उसको कम, एक तो कम समझ में आएगा। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होता है अलाउड रीडिंग का। अलाउड मतलब जोर से, क्या है अलाउड का मतलब? तेज आवाज में। ठीक है, एक तो कम समझ में आएगा, दूसरा आप थक जाओगे, तीसरा कि आपका गला सूखने लगेगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा पढ़ाई के अंदर। देखिए लाइब्रेरीज में क्यों कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल साइलेंटली पढ़ें, या फिर क्यों होता है कि ये रूल है कि भाई लाइब्रेरी में हमें बोलना नहीं है या बिल्कुल साइलेंटली पढ़ना है? लाइब्रेरीज पढ़ने के लिए होती है। अगर हमें तेज तेज बोल के समझ में आता, या किसी भी इंसान को तेज तेज बोल के समझ में आता, तो लाइब्रेरी में क्या तेज बोलना अलाउ नहीं होता? अलाउ होता क्योंकि समझ में आता है। लेकिन नहीं, जब हम आराम से पढ़ते हैं, अपना दिमाग लगा के फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, स्लो, बिल्कुल एकदम साइलेंटली पढ़ते हैं, तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। डन, समझ में आ गया होगा। रीडिंग अलाउड इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं करा जाता कि आप तेज आवाज में बोले, क्योंकि इट मेक्स लर्निंग डिफिकल्ट। एक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप वो कर ही नहीं पाएंगे कनेक्ट। मेक अस टायर्ड, टायर्ड हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। आवर थ्रोट गेट्स ड्राई, गला सूख जाता है। एंड वी गेट एग्जॉस्टेड क्विकली, वेरी क्विकली ऑल्सो। योर ग्रास्पिंग पावर रिड्यूस। ग्रास्पिंग का मतलब होता है ग्रैब करने की। देखो इसमें जो है, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो उसमें ग्रास्प यूज होता है, ग्रैप नहीं होता। ये ऐसा लग जाता है अगर हम पढ़ाई की बात करें। ठीक है,
हम कहेंगे भाई ये तो ग्रैब कर लेता है, अच्छा ग्रैब कर लेता है। तो इसलिए कि इसमें क्या होता है, ग्रैस्प होता है पढ़ाई में, अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे तो। ठीक है, तो जो आपकी ग्रैस्पिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाती है अगर हम तेज तेज बोल के पढ़ते हैं तो। ठीक है, कैसे आप तेज तेज पढ़ोगे तो भाई आप कैसे ग्रैब कर पाओगे, आपकी एनर्जी बोलने में निकल रही है। साइलेंटली पढ़ोगे, चुपचाप होके पढ़ोगे, फुल माइंड ऑफ प्रेजेंस से पढ़ोगे तो क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा, गला भी नहीं सूखेगा, माइंड भी नहीं थकेगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, इजी लगेगा समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या, कि आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, in order to improve reading skill we need to practice it regularly. We must give half an hour daily for reading slowly and slowly we become very good at it. इसका क्या मतलब है, देखिए आपको जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे आप, या फिर होते हैं जब आप छोटे होते हैं, तो आपको रीडिंग करने के लिए ज्यादा कहा जाता है, या फिर टीचर आपको उठाते कि भाई रीडिंग करो। टीचर ऐसे भी तो समझा सकती है, रीडिंग करवाते क्यों है, क्यों करवाती है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से समझने में करें। रीडिंग से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी भाई, आप वर्ड्स को भी देखना स्टार्ट कर देंगे, आपके सेंटेंस बना के समझने की उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैसेज होते हैं, ये सब क्यों दिए जाते हैं आपके सिलेबस में, जिससे कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आप सेंटेंस बना के उसे समझने की कोशिश करें, कंक्लूजन निकालें, शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन निकालें उसका। डन। तो ये सब चीजें क्यों करी जाती हैं, जैसे कि आपकी रीडिंग जो स्किल है वो इंप्रूव हो सके। डन। ये इसमें कि भाई अगर आप डेली पढ़ोगे, प्रैक्टिस से पढ़ोगे, तो आपकी एक दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग के ऊपर। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही वाली बात है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की तो आप एक दिन परफेक्ट हो ही जाओगे। डन। आप देखिए, ये नहीं कि आप 4-4 घंटे या 5-5 घंटे पढ़ें। ठीक है, आप आधा घंटा भी निकाल सकते हैं, 15 मिनट भी। देखिए, आपका जो मॉर्निंग का रूटीन है ना, वो इस टाइप से होना चाहिए कि आप आधा घंटा सुबह को अपना टाइम दें। देखो, साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठो, फिर अपनी एफर्मेशंस लो, मतलब कि गॉड को थैंक यू बोलो कि भाई थैंक यू। उसके बाद क्या करना चाहिए, कि आपको एक आधा घंटा आपकी बुक पढ़नी चाहिए। हालांकि इसका इतना टाइम किसके पास होता नहीं आजकल, बट ऐसा होना करना चाहिए। डन। फिर होती है आपकी रीडिंग कितने टाइप्स की होती है। देखिए, ऑथर्स ने जो रीडिंग दी है वो 3 टाइप्स की रीडिंग दी हुई है आपकी। कितने टाइप की, 3 टाइप्स की। अब वो 3 टाइप्स की कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है इंटेंसिव रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग we study deeply, try to understand every point written. It involve careful and repeated reading of textbook until the content is fully understood. देखिए, इसका क्या मतलब होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है जब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हम। ठीक है, या फिर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, या फिर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे। कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी रिसर्च करेगा उसके लिए क्या करेगा, वो डीपली पढ़ता है। देन हम एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते हैं, बहुत डीपली पढ़ते हैं। कोई कोई बच्चे होंगे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते होंगे, होते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत डीपली पढ़ते हैं। देन तो फर्स्ट में यही है कि भाई बहुत डीपली पढ़ना, और उसको समझना कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, और उसको क्या करना, बहुत बार, जैसे 4-4 बार पढ़ेंगे, 5-5 बार पढ़ेंगे। साइंटिस्ट क्या होता है, अगर वो कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप की बुक पढ़ते हैं, उसे 4-5 बार पढ़ेंगे जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत डीपली पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब हम जॉय के लिए पढ़ते हैं बस, जैसे कि हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब पढ़ लिया, कुछ नॉवल पढ़ लिया, कुछ मैगजीन्स में कुछ लिखा हुआ वो पढ़ लिया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ भी हमारा इंटेंशन खास नहीं होता, सिर्फ अपनी इंजॉय के लिए, अपनी जॉय के लिए वो पढ़ा जाए, दैट इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव का मतलब आप समझ लीजिए कि भाई बाहर बाहर से या ऊपर ऊपर से, एक्स। ठीक है, और इनसे आप समझ लीजिए कि भाई बहुत डीपली। डन। स्कीमिंग रीडिंग क्या होती है,
देखिए इसमें क्या होता है कि पढ़ने का कोई मन है नहीं, देखिए पढ़ना भी है, पढ़ने का मन भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी बुक का फ्रंट पेज खोल के देखते हैं, ये मतलब एक पेज से हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये बुक हमें पढ़नी है या नहीं पढ़नी, या पढ़ने का कुछ खास मन होता ही नहीं है इसमें। उसमें क्या होता है भाई डीपली पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि भाई इंजॉयमेंट के लिए पढ़ेंगे, कुछ भी नॉवल पढ़ लिया या कुछ भी ऐसी बुक पढ़ ली कि ट्रैवलिंग के, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, मैगजीन्स में पढ़ लिया, नॉवल पढ़ लिया। देन अब स्कीमिंग में क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ रीडिंग, वी स्टडी अ पैराग्राफ और अ पेज टू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ द बुक एंड व्हेन वी डिसाइड रीड और नॉट। इसमें क्या है, पढ़ने का कुछ मन नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास बुक आ गई है तो उसका फर्स्ट पेज या एक पैराग्राफ पढ़ के देख लेते हैं कि भाई इंटरेस्टिंग है या नहीं, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। देन अगर उसका फर्स्ट पेज इंटरेस्टिंग लगा तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं लगा तो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, आपका फर्स्ट पेज पढ़ के 2-3 लाइन पढ़ के अच्छी लगी कि हाँ पे चलो भी पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वो उसको नहीं पढ़ता। तो दैट इज स्किमिंग रीडिंग। जब हम फर्स्ट पेज खोल के एक अदब एक दो पैरा या फिर एक दो लाइन पढ़ लेते हैं जिससे कि हम आइडिया लगा सके कि भाई हमें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना, वहां पे हमें इसको स्किप कर देना है, तो दैट इज स्किमिंग रीडिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर सीवी रमन। देखिए सर सीवी रमन कौन थे, इनका पूरा नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम था इनका पूरा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका फुल नाम था। अब ये कौन थे, ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, मतलब कि इन्होंने फिजिक्स में इतनी डीप नॉलेज ली हुई थी, बहुत डीप नॉलेज ली हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, देखो चलो फोकस की बात हम बाद में करेंगे, आप पहले देख लेते कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 में। देन तिरुचिपल्ली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ये कब इनकी डेथ हुई थी, 21 नवंबर 1970 में, इन द एज ऑफ 82 ईयर। देखिए ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये तो आप लिखा हुआ है खुद भी पढ़ लीजिएगा, और देखो ये आएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको एज इट इज याद करना है। देन इसमें मैं कुछ भी इधर उधर नहीं समझा सकती कि भाई ये है ये है, ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपको खुद ही करना होगा। देन फिर मैं थोड़ा सा स्टिल बता देती हूँ आपको, इनका डेथ हुई थी इसमें बेंगलुरु में हुई थी। इनके जो फादर फादर की चलो बात मत करेंगे, देखो इन्हें अवार्ड मिले हुए हैं काफी, क्योंकि इनको फिजिक्स में थी डीप नॉलेज, तो उसमें वे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, या फिर फिजिक्स के बारे में इन्होंने काफी रिसर्चेस पेपर दिए हैं अपने, तो इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था, लेनिन पीस प्राइज मिला था, ये सभी ने क्या मिले थे, फ्रैंकलिन मेडल भी मिला हुआ है इन्हें, तो ये सब चीजें इन्हें क्या हुई है, अवार्ड मिले हैं। देन इंडियन थे, फिजिसिस्ट थे ये, और क्या था इनका पूरा नाम, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। देन अब हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स थे, जो इनकी मदर का नाम था वो था पार्वती अमल। क्या नाम था इनकी मदर का, पार्वती अमल, और इनके फादर जो थे वो थे चंद्रशेखर अय्यर, आर चंद्रशेखर अय्यर, ये कौन थे, इनके फादर थे। देखिए इनके फादर जो थे ना, वो भी प्रोफेसर थे उसके, फिजिक्स के प्रोफेसर थे वो। ठीक है, तो बच्चे में भी थोड़े से जीन्स आए, सेम सेम, पर वो सिर्फ प्रोफेसर थे, इन्होंने उसमें क्या कर रखा था, एक्सपर्ट बन चुके थे फिजिक्स में। फादर इनके प्रोफेसर थे फिजिक्स के। ठीक है, ये इनके चिल्ड्रंस हैं, इन्होंने देखो बहुत ही ब्रिलियंट थे ये, बहुत ज्यादा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। इन्होंने क्या किया था कि भाई 11th, जब इनकी ये 11 साल के थे तब इन्होंने 10th कर ली थी, जब ये 13 ईयर के थे तब इन्होंने 12th कर ली थी, और जब 16 ईयर के थे तो इन्होंने क्या करी थी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और जब ये 18 ईयर के थे ना तो इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। क्या करी थी अपनी, जब ये कितने थे, 18th ईयर के, पोस्ट ग्रेजुएशन। आजकल तो सब अपनी वो भी ले लेते हैं कि भाई गैप ले लिया, इतने में तो इन्होंने
पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। अब इन्हें क्या मिला था इसी बीच, ग्रेजुएशन करते करते, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छे थे। एक्सपेरिमेंट करना या फिर कहीं लैब में जाके, किसी भी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते थे। देन किसी किसी को शौक रहता है करने का, इन्हें था काफी, बहुत अच्छे रहे हैं ये। डिस्कवर रमन इफेक्ट इन, देखिए इन्होंने क्या किया था, ये क्यों फेमस है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत फेमस हैं। किसके लिए? इन्होंने क्या किया था, एक रमन इफेक्ट दिया था। देखिए इन्होंने कुछ रिसर्च करी, कुछ डिस्कवर किया, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया रमन, सब रख देते हैं अपने नाम पे। जितने भी आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, अपने अपने नाम पे रख देंगे कि भाई हमने ये करा था, तो हमारा लास्ट वाला वर्ड ऐड करके लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट दिया था, डिस्कवर किया था 1928 में। ठीक है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कब दिया था, कैसे दिया था, इनके मदर कौन है, फादर कौन है, या फिर इन्होंने कौन सी ईयर में क्या कंप्लीट किया। ठीक है, इनकी बर्थ, डेथ, सब चीजें करनी पड़ेंगी। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इन्हें क्या मिला था, 1930 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था फिजिक्स के अंदर। देखिए इन्होंने क्या किया था, क्यों फेमस थे ये, इन्होंने एक डिस्कवर किया कि जो क्या होती है, जो लाइट होती है वो किसी भी मटेरियल पे पास होगी, किसी भी मटेरियल पे जाएगी, अब वो क्या होगी, वो स्कैटर्ड हो जाएगी, वो फैल जाएगी। अब वो जो स्कैटर्ड हुई है लाइट, अब उसकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो गई, कोई ज्यादा लंबी जाएगी, कोई छोटी, कोई इससे ज्यादा लंबी जाएगी। ठीक है, जो स्कैटर्ड हुई है वो लाइट, वो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, होगी इसकी डिफरेंट डिफरेंट। अब वो जो उसकी वेवलेंथ आई है, उसने उसी के ऊपर क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी, देन इसलिए ये फेमस है। इन्हें एक नोबेल प्राइज मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है। देन इंडिया के थे ये, इंडिया के कौन थे, फिजिस्ट थे। ठीक है, पेरेंट्स हैं ये, इनके चिल्ड्रंस हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार ओवरव्यू और दे देती हूँ स्टार्टिंग से। देखिए द रोमांस ऑफ रीडिंग, मतलब कि रीडिंग से प्यार करना, जिससे कि क्या हो जाए, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, आपका कंसंट्रेशन बने, आपकी वर्ड्स पे बहुत अच्छी कमांड बने। ठीक है, आप कंक्लूजन बनाना सीखो, वर्ड्स का सेंटेंस बना के समझना सीखें। ये सब चीजें किससे डेवलप होती हैं, हमारी रीडिंग स्किल से डेवलप होती हैं। अब इसको हम दो पार्ट में करा हमने कि भाई लाइब्रेरी और रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी क्या होती है, इट इज अ प्लेस वेयर कंप्राइजेस ऑफ मेनी बुक्स इन द सेम और अ पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे बुक या अदर मटेरियल या अदर डाटा रखा हुआ है एक ही प्लेस पर, दैट इज लाइब्रेरी। नेक्स्ट आपका फंक्शंस क्या होते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखती है। बहुत सारी जो बुक्स है उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन ही तो है, या फिर नॉवल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन ही तो है, या कुछ अलग अलग डेटा रिसर्चेस पेपर हैं तो इनके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है, तो उसको क्या करके रखती है, एक जगह संभाल के इकट्ठा करके रखती है। देन टू मेक द मटेरियल अवेलेबल इजीली, सबको पता होता है कि भाई अगर हमें बुक चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमें क्या, कहाँ जाना है, लाइब्रेरी में जाना है, तो वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएगा। देन लाइब्रेरी हेल्प्स इन वेरियस रिसर्च, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि बहुत डिफरेंट, एक ही बुक होती है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पढ़े, अलग अलग के थॉट्स से पढ़े, उससे क्या होगा, जो माइंड है उसको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। या फिर जैसे कि मैं हूँ, मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अलग अलग ऑथर्स की बुक देखती हूँ, उससे अलग आपका जो सिंपल सिंपल वर्ड्स है उसको मटेरियल बना के आपको देती हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही होता है। फिर एनालाइजिंग द डाटा, भाई डाटा को एनालाइज करना, देखना। द कंटेंट प्रेजेंट विद इन द लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ, देखिए लाइब्रेरी में सिर्फ बुक ही नहीं होती, और भी चीजें होती हैं, जैसे फिल्म, स्लाइड, फिल्म परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड टेप और मैन्युस्क्रिप्ट्स। देन फिर आती है आपकी रीडिंग। रीडिंग क्या होती है कि भाई ये स्किल होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, जो क्या करती है, कोई भी रिटन कंटेंट हो उसको समझने में हेल्प करती है। देन हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव करती है। रीडिंग से क्या होगा कि अगर आप एक पूरे पैसेज में या फिर मतलब पूरे एक सेंटेंस ग्रुप सा बना के पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, रेदर देन वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ज्यादा तेज बोलने से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा साइलेंटली, थोड़ा नहीं, साइलेंटली ही रीडिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए विदाउट एनी टायर्ड और
विदाउट एनी टायर्डनेस, और हम कह सकते हैं कि आपका गला भी ना सूखे, आपका थ्रोट भी ड्राई ना हो, और क्या हो, आप इजीली इसको ग्रेस्प कर पाए। ग्रेस्प होता है, ग्रैप नहीं होता है जब हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, स्टडी की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई साइलेंटली पढ़ो, ज्यादा मतलब बहुत तेज तेज बोल के नहीं पढ़ना, नहीं तो आप थक जाओगे, आपको समझ में नहीं आने का, आप इसको कंक्लूजन इसको नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है, इंसान परफेक्ट होता है, इसलिए पढ़ते रहो, डेली डेली पढ़ो, आधा घंटा अपने लिए रीडिंग के लिए निकालो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, कंपटीशन में हेल्प करेगी, इंटरव्यू में हेल्प करेगी, आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प करेगी। 3 टाइप्स की रीडिंग होती है, आपको बताया मैंने। इंटेंसिव, जब इन मतलब कि हम डीपली अंदर से, तो हम बहुत डीपली पढ़े, अंदर से पढ़े, एकदम बहुत अच्छे से समझ के रिपीट फॉर्म में पढ़े, एक पे 4-5 बार पढ़ लिया। देन एक्सटेंसिव, जैसे कि एग्जाम में पढ़ते हैं हम, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है बाहर बाहर से पढ़ना, जैसे कि इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना, कि भाई एक नॉवल पढ़ लिया, एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लिया, मैगजीन के अंदर से कुछ पढ़ लिया। ये क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग, जब बाहर बाहर से होती है। ठीक है, स्कीमिंग रीडिंग, कि भाई पहले हम बुक का एक दो पेज देखें, एक दो पेज नहीं, एक दो लाइन देखेंगे या फिर एक पैरा देखेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई हमें ये आगे पढ़नी, कंटिन्यू करनी है या नहीं कंटिन्यू करनी। देन सीवी रमन क्या थे, उनका फुल नेम क्या था, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका बर्थ कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 में, और उनकी डेथ कब हुई थी, 21 नवंबर 1970 में। देन अवार्ड मिले हुए हैं, भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स में, लेनिन पीस प्राइज मिला हुआ है, फ्रैंकलिन मिला है, बहुत सारे मिले हैं, पढ़ लेना। ठीक है, पेरेंट्स ये थे इनके, पार्वती अम्मल थी, ये आर चंद्रशेखर अय्यर थे। ठीक है, इनके पापा, इनके जो फादर थे वो भी क्या थे, एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। चिल्ड्रंस है ये इनके, इन्होंने कौन कौन से ईयर में कितनी कितनी अपनी क्वालिफिकेशन लिया, ये है। ठीक है, फिर आपका कि भाई इन्होंने क्यों फेमस थे ये, क्योंकि इन्होंने एक डिस्कवरी करी थी, कौन सी, किस बारे में डिस्कवरी करी थी, किस बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में। कौन से ईयर में, 1928 में। क्या था ये, कि भाई एक लाइट है, लाइट अगर किसी मटेरियल पे जाएगी तो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, मतलब कि फैल जाएगी, अब उसके डिफरेंट वेवलेंथ आएगी सब उसके मॉलिक्यूल्स की, तो उसको डिस्कवर किया था इन्होंने, किसने किया था, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। सर आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए आपकी जो 3rd यूनिट है वो भी आज कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो जाए होगी आपकी ये वाली यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट यूनिट पे बात करेंगे, यूनिट कल से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। आप अच्छे से पढ़िए, आपको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जय हिंद एंड बाय बाय।